Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा खास आपके लिए है। हम ऐसी ही गहरी और काम की बातें लाते रहें, इसके लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी सोचें। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन क्रूशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे अक्सर एस्पिरेंट्स सतही तौर पर पढ़कर छोड़ देते हैं। हमारे पास सोर्स के तौर पर है एनसीईआरटी क्लास 8 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की किताब का चैप्टर 3, संसद तथा कानूनों का निर्माण। और इसे एग्जाम रेडी बनाने के लिए हमारे पास हैं यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के सवाल। हमारा मिशन सिंपल है, ये समझना कि आखिर संसद की जरूरत क्यों है, ये काम कैसे करती है, और सबसे जरूरी, यूपीएससी इस बेसिक चैप्टर से मेंस के कॉम्प्लेक्स सवाल कैसे बनाता है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहले, आखिर हमें संसद चाहिए ही क्यों? किताब में एक बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया है। जैसे किसी खेल के नियम होते हैं, वैसे ही समाज को चलाने के लिए भी नियम चाहिए, जो हमें संविधान देता है। लेकिन इन नियमों को लागू कौन करेगा, फैसले कौन लेगा? यहीं से पार्लियामेंट का आइडिया आता है। बिल्कुल। और इस आइडिया के पीछे जो कोर प्रिंसिपल है वो है लोगों की सहमति या कंसेंट ऑफ द पीपल। आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं थी, बल्कि इस विचार के लिए भी थी कि भारतीयों को अपने फैसले खुद लेने का हक हो। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद से ही राष्ट्रवादी ये मांग कर रहे थे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए और हमें बजट पर सवाल पूछने का अधिकार मिले। अच्छा, मतलब ये कि सरकार के हर काम पर जनता की मोहर होनी चाहिए। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग एक साथ बैठकर तो फैसला ले नहीं सकते। एग्जैक्टली। और इसीलिए हमने प्रतिनिधिक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हमारी तरफ से संसद में जाके फैसले लेते हैं। यहाँ पर संविधान निर्माताओं का एक क्रांतिकारी कदम सामने आता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्रांतिकारी क्यों? ये तो आज बहुत नॉर्मल लगता है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। आज नॉर्मल लगता है, लेकिन सोचिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब दुनिया के कई डेवलप देश भी अपने सभी नागरिकों, खासकर महिलाओं और गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश में जहां गरीबी और निरक्षरता इतनी ज्यादा थी, वहां हर वयस्क को बराबर का वोटिंग अधिकार देना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जैसा संविधान सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था, ये आम आदमी में अटूट विश्वास का प्रतीक था। ये कदम इस बात पर आधारित था कि लोकतंत्र में नागरिक की इंटेलिजेंस या वेल्थ नहीं, बल्कि उसकी नागरिकता मायने रखती है। वाओ, इस पर्सपेक्टिव से तो ये वाकई एक बहुत पावरफुल आइडिया लगता है। तो ठीक है, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेज दिया। अब ये संसद करती क्या है? इसका मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य काम हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चयन करना। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण रखना और उसे जानकारी देना। और तीसरा, कानून बनाना। चलिए पहले काम से शुरू करते हैं। सरकार का चयन, इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को 543 में से आधे से ज्यादा यानी 272 सीटें मिलती हैं, वो सरकार बनाती है। हाँ, और जो बाकी सांसद बचते हैं वे विपक्ष यानी ऑपोजिशन बनाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल रियलिटी है जो एनसीईआरटी की किताब सिर्फ छूकर निकल जाती है, पर यूपीएससी के लिए जरूरी है। गठबंधन सरकारें या कोएलिशन गवर्नमेंट्स। पिछले कई दशकों में हमने देखा है कि अक्सर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। जैसे 2009 के चुनाव का उदाहरण किताब में है, जहां किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन इसका असर क्या पड़ता है? क्या ये सिर्फ सीटों का गणित है? नहीं, ये सिर्फ गणित का खेल नहीं है। इसका पॉलिसी मेकिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इससे नेशनल पॉलिसीज पर रीजनल पार्टीज की छाप दिखती है।
कई बार बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या कड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आम सहमति बनानी पड़ती है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक खूबी भी है और एक चुनौती भी। ठीक है, तो सरकार बन गई। अब आता है संसद का दूसरा और शायद सबसे क्रिटिकल रोल, सरकार को कंट्रोल करना। ये कैसे होता है? इसका सबसे पावरफुल टूल है प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। यह संसद की कार्यवाही का वो पहला घंटा होता है जहां कोई भी सांसद सरकार के किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के कामकाज पर सवाल पूछ सकता है। ये सरकार को अकाउंटेबल रखने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इन सवालों के डर से सरकार हमेशा चौकस रहती है। और यहीं पर विपक्ष की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। किताब में लिखा है, विपक्षी दल एक स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आजकल अक्सर ये आरोप लगता है कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता है, सदन की कार्यवाही को बाधित करता है। तो एक स्वस्थ विपक्ष और सिर्फ हंगामा करने वाले विपक्ष में क्या फर्क है? एक एस्पिरेंट को इसे कैसे देखना चाहिए? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, विपक्ष का काम ही है सरकार की नीतियों की खामियां निकालना और ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज पेश करना। ये लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है। जब विपक्ष सरकार को घेरता है तो सरकार को अपनी नीतियों को और बेहतर बनाने का दबाव महसूस होता है। लेकिन जब बहस की जगह सिर्फ हंगामा हो और सदन का कीमती समय बर्बाद हो तो ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। यूपीएससी एस्पिरेंट को इसे बैलेंस तरीके से देखना होगा। विपक्ष की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की भूमिका को एक्नॉलेज करते हुए पार्लियामेंट्री डिसरप्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी समझना होगा। सरकार को कंट्रोल करना तो ठीक है, लेकिन संसद का सबसे बड़ा और स्थायी काम तो देश के लिए कानून बनाना है। और ये प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। मुझे लगता है कि अक्सर एक कानून की कहानी संसद की बिल्डिंग से शुरू ही नहीं होती, बल्कि गलियों और गांवों से शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कानून बनाने की प्रक्रिया सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये सामाजिक आकांक्षाओं और संघर्षों का नतीजा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। हाँ, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। 1990s के दशक में महिला संगठन लगातार आवाज उठा रहे थे कि घरेलू हिंसा, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण शामिल है, के खिलाफ एक मजबूत सिविल कानून की जरूरत है। उन्होंने देश भर में जनसुनवाइयां की, लोगों से बात की और एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया। बिल्कुल, यहाँ पर नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की भूमिका दिखती है। सरकार ने 2002 में एक बिल पेश तो किया, लेकिन वो इतना कमजोर था कि महिला संगठनों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने संसदीय स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी बात रखी। आखिरकार दबाव के बाद 2005 में एक नया और मजबूत विधेयक संसद में पेश किया गया, जो दोनों सदनों से पास होने के बाद 2006 में कानून बना। ये पूरी प्रोसेस दिखाती है कि एक जागरूक नागरिक या नागरिक समूह कानून बनाने की प्रक्रिया को कितना प्रभावित कर सकता है। पर यह प्रोसेस सुनने में जितनी लंबी और जटिल है, मुझे लगता है यूपीएससी से जरूर टेस्ट करता होगा। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां थ्योरी और रियलिटी का टेस्ट होता है, यूपीएससी के एक्चुअल सवाल। मेरे लिए हमेशा सबसे फैसिनेटिंग पार्ट होता है ये देखना कि एग्जामिनर इस सिंपल से चैप्टर से कितने कॉम्प्लेक्स सवाल बना सकता है। बिल्कुल, चलिए एक सवाल देखते हैं जो सीधे सीधे संसद के लॉ मेकिंग फंक्शन से जुड़ा है। सवाल था खाद्य सुरक्षा विधेयक मतलब फूड सिक्योरिटी बिल पर। प्रश्न में पूछा गया था कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन में क्या आशंकाएं हैं और डब्ल्यूटीओ में इसे लेकर क्या चिंताएं पैदा हुई हैं, इसकी आलोचनात्मक चर्चा करें। तो ये तो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि बिल क्या है। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक एस्पिरेंट के लिए की इनसाइट है। यूपीएससी आपसे सिर्फ कानून के प्रोविजंस रटने की उम्मीद नहीं कर रहा। वो चाहता है कि आप एक सांसद की तरह सोचें, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं। जब संसद में कोई बिल आता है तो उस पर क्या बहस होती है, विपक्ष क्या खामियां गिनाता है, आशंकाएं, इंटरनेशनल लेवल पर उसका क्या असर होगा, डब्ल्यूटीओ की चिंताएं। क्रिटिकली डिस्कस का मतलब ही यही है कि आप उस मुद्दे के हर पहलू को, पक्ष और विपक्ष दोनों को समझें और लिखें। खाद्य सुरक्षा एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था और सरकार इसके हर पहलू के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। ये एक बेहतरीन इंसाइट है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हुए हमें सिर्फ व्हाट पर नहीं बल्कि व्हाई और हाउ पर भी सोचना है। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो सरकार के फाइनेंशियल कंट्रोल से जुड़ा है। किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी। सवाल था कि ये कैसे बाजार में विकृतियां पैदा करती हैं और इसके आलोचनात्मक विश्लेषण की मांग की गई थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें
तो सब्सिडी जैसे बड़े नीतिगत फैसले बजट का हिस्सा होते हैं, जिसे संसद से पास कराना अनिवार्य है। जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उस पर हफ्तों तक बहस होती है। सत्ता पक्ष उसके फायदे गिनाता है, जैसे किसानों की मदद, वहीं विपक्ष उसकी खामियां बताता है, जैसे सरकारी खजाने पर बोझ, WTO के नियमों का उल्लंघन और मार्केट डिस्टॉर्शंस। मतलब जो आलोचनात्मक विश्लेषण यूपीएससी एक एस्पिरेंट से मांग रहा है, वो असल में वही बहस है जो लोकसभा और राज्यसभा में ऑलरेडी हो चुकी होती है। प्रिसाइसली, चाहे वो PPP मॉडल पर सवाल हो, अवैध खनन पर या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर, ये सभी वो पॉलिसी एरियाज हैं जहां सरकार को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। संसद में होने वाली बहसें ही इन नीतियों के प्रोज एंड कॉन्स का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं। यूपीएससी बस ये देखना चाहता है कि क्या आप सरकार की संसदीय जवाबदेही, मतलब पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी के इस कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि संसद सिर्फ दिल्ली में गोल इमारत नहीं है। ये लोगों की आवाज का प्रतीक है, ये बहस और असहमति का एक मंच है, और ये वो जगह है जो सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है और देश को दिशा देने वाले कानून बनाती है। एनसीईआरटी का ये छोटा सा अध्याय असल में भारतीय लोकतंत्र के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। मैं इसमें एक विचार और जोड़ना चाहूंगी। जैसा कि हमने घरेलू हिंसा कानून के उदाहरण में देखा, एक कानून को बनाने में नागरिकों का, मीडिया का और सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। पर यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरूर। कानून बन जाना ही मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। असल चुनौती उस कानून को जमीन पर लागू करने और ये सुनिश्चित करने में है कि उसका फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। तो एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका कहाँ खत्म होती है और कहाँ से शुरू होती है? क्या कानून बनवाने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या उसे लागू करवाने की असली लड़ाई वहां से शुरू होती है? एक बेहतरीन सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस तरह के और गहरे विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे काम को सपोर्ट करें। अगली चर्चा तक सोचते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.